हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है यानी कि हिंदी। तो आज जो है हम उसकी राजन सीरीज की अति लघु उत्तरी का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है इसके पहले हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को किया, उसके बाद फिर जो मुख्य मुख्य टॉपिक थे जैसे आपके हो गए तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और आपका हो गया समास। ठीक है, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई। ये सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जहां से आपके हर एक टॉपिक से एक एक नंबर का प्रश्न बनता है। तो देखिएगा कल की क्लास में हमने 35 क्वेश्चन तक का आपका किया था अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। आज जो है हम 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम लघु उत्तरी भी कराइए, तो देखिएगा लघु उत्तरी भी कराया जाएगा, बस आपका हिंदी का सिलेबस फिनिश हो जाए उसके बाद हम लोग पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने का। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नों को करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो प्रश्न में पूछ रहा है जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। ठीक, तो 2019 में पूछा हुआ है। तो जीवन निर्वाह, ठीक, ये आपका जो है क्या है, तत्पुरुष समास है। जीवन निर्वाह कैसा समास है? जीवन निर्वाह में आपका तत्पुरुष समास है। वीणा वादनी, तो वीणा वादनी में आपका बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आग बबूला होना, ठीक, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी कि आग बबूला होना ये मुहावरा है, इसका आपको अर्थ लिखना है और एक वाक्य भी बनाना है। 2019 में पूछा हुआ है। तो आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिएगा, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला नहीं होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य प्रयोग लिखिए, आप अपने शब्दों में कोई भी वाक्य जो है लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। 2019 में पूछा है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण से पहले हम अनुप्रास अलंकार का डिफिनीशन देख लेंगे। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है वो समझिएगा। जहां पे एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिएगा, तरन तनुजा तर्क तमाल तरुवर बहु छाए, है ना। यहाँ त है, फिर त है, फिर त है, फिर त है, फिर त है ना। तो जहां पे एक ही अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कमेंट में सभी बच्चे एक एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण जो है कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो मतलब कि पढ़ने में इंटरेस्टेड है ना। उनको कुछ भी कोई भी छोटा मोटा अगर एक्टिविटीज या HW टाइप का कुछ दिया जाता है तो कितने लोग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको जो भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हमें पता चलेगा कौन बच्चा कितना एक्टिव है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। यानी कि उप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखना है। तो उप अगर शब्द लगाएंगे तो दो, सॉरी, उप उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है पहले वो समझिएगा। ऐसे मतलब कि वो शब्द, ये जो आपके उपसर्ग होते हैं ना, वो शब्दांश के पहले लगते हैं। पहले लगते हैं? शब्दांश के पहले लगते हैं। उपसर्ग पहले लगता है और आपका जो प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है। यहाँ से आपका 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक, 2 नंबर का प्रश्न हमेशा बनता है। तो देखिएगा उप, तो उप का उपसर्ग है, तो कार में अगर हम उप लगा देंगे तो आपको उपकार हो जाएगा। भेद में अगर हम उप उपसर्ग लगा देंगे तो उपभेद हो जाएगा। ठीक, तो उप से आप कोई भी आप दो शब्द लिख सकते हैं, उपकार, उपभेद। ठीक, चलिए प्रति का देख लेते हैं। तो प्रति उपसर्ग का दो शब्द लिखना है, तो प्रतिपक्ष और आपका प्रत्येक। ठीक, प्रतिपक्ष और प्रत्येक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 40 है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि
किसे कहा जाता है, 2019 में पूछा है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, कमेंट में आप जो है जरूर बताइएगा कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, ये आपके लिए दो जो है छोटा सा प्रश्न दिया गया है। एक तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण और एक आपका कि जो है सॉरी एक आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखना है और एक ये कहना है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। ये दो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है, यानी कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन फेमस है, 2022 में पूछा हुआ है। तो कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में आपके जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए, 2022 में पूछा है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ना वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है। आपके जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके ये पिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, रावण को राम ने मारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए, यानी औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्या होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुलेख किसे कहते हैं, तो समझिएगा सुलेख किसे कहते हैं। तो सुलेख को मतलब ये होता है कि सुंदर लिखना। ठीक, सु यानी सुंदर, लेख यानी लिखना, यानी कि सुंदर लिखना को ही सुलेख कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी कि आपको इस वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है, यानी कि ऐसा चीज जो सभी उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आपका एक शब्द हो जाएगा सार्वजनिक। ठीक, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, जो सभी यूज कर सकते हैं, जो सबके लिए हो, ठीक, किसी पर्सनल के लिए ना हो। चलिए आगे देखेंगे, देखिएगा। नील कमल सी मुख प्रभा सरद सुधा से बान, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। कैसा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आकाश का चांद हाथ आना, इसके मुहावरे का अर्थ ये है कि असंभव कार्य संभव होना। ठीक, क्या है, असंभव कार्य संभव होना। अगला प्रश्न देखते हैं। वीणा वादनी वरदे पंक्ति के रचयिता कौन है। तो वीणा वादनी वरदे इस लाइन की जो रचयिता है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक, कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक में आपका क्या है, द्विगु समास है, यहाँ पे आपका संख्यावाची है। यथाविधि में आपका अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, अगला है आपका प्रश्न। 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना का अर्थ है बंटवारा हो। ठीक, क्या है, बंटवारा होना। तो इसका वाक्य क्या बनेगा, राकेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्नों को। त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपका जो त थ द ध है इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। क्या है, दंत है। ठीक, अगला प्रश्न है आपका। आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। ठीक, आग और हाथी का तत्सम रूप लिखना है। तो आग का तत्सम आपका अग्नि हो जाएगा और हाथी का तत्सम क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार को क्या कहते हैं। तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। ठीक है, उपकार के बदले जो किया जाने वाला उपकार होता है उसको प्रत्युपकार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्युपकार कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? अनिश्चित यानी कुछ ये फिक्स नहीं होता है, यानी आपका कौन सा भाषा है जो अनिश्चित होता है। तो आपका जो अनौपचारिक भाषा होता है, यानी जो इनफॉर्मल भाषा होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देशज शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। यानी देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताना है। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति अज्ञात है, अर्थात हमको यह ज्ञात नहीं है कि यह किस भाषा से लिया गया है। यानी कि देशज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है किसी को भी नहीं पता है, और किसी को ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ से आया है। ठीक, जैसे कि आपका जो लोटा हो गया, खिड़की हो गया, डिब्बा हो गया, ठेस हो गया, ये सब आपके देशज शब्द है। कैसे शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिएगा तद्भव शब्द क्या है। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, यही आपके तद्भव कहलाते हैं। यानी तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत शब्द हैं उन्हीं को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे कि हाथ, आग, आम, नंगा, आंच। ठीक, ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द कैसे है? संस्कृत के शब्द है, और ये शब्द अपनी मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, यानी कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं और ये अपने ही रूप में, जैसे कि अगर हस्त है तो हस्त में ही प्रयोग होगा। ठीक, आई बात समझ में? तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं, और ये ज्यों के त्यों ही आपके प्रयोग में आते हैं। अगला प्रश्न है, रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताइए। ठीक, रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताना है। तो देखिएगा, रूढ़ि शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनता है। यानी कि आपके जो रूढ़ि शब्द होते हैं ये किसी के योग से नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका आम हो गया, नाक हो गया, कलम हो गया, ये सब आपके क्या है? रूढ़ि शब्द है। आई बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक, यौगिक क्या होता है? योग यानी कि जोड़ने से, यानी कि जो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हीं को यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे विश्वविद्यालय, तो एक शब्द तो आपका विश्व हो गया, दूसरा शब्द आपका विद्यालय हो गया, तो इन दोनों के योग से जो शब्द बन रहा है वो क्या है? विश्वविद्यालय, यही आपका यौगिक शब्द है। जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तक हो गया, और आलय यानी गृह होता है, तो पुस्तक का आलय यानी पुस्तकों का गृह, पुस्तकालय, यही आपका क्या है? यौगिक शब्द है। ठीक, छात्रावास इसी तरीके से ये भी है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुहावरों एवं लोकोक्ति में अंतर बताइए। ठीक, मुहावरे और लोकोक्ति में आपका अंतर बताना है। तो देखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19, 22, 23 लगातार आपसे पूछा हुआ है।
तो समझिएगा मुहावरा और लोकोक्ति में। तो पहला अंतर क्या है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। आपका जो मुहावरा होता है इसका हम स्वतंत्र प्रयोग, यानी ये स्वतंत्र नहीं होता है, इसका हम प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ नहीं कर सकते, यानी कि ये आपको वाक्यों में प्रयोग होता है ना। और आपका क्या है, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है। लोकोक्ति क्या होता है, अपने आप में एक वाक्य होता है, अगर वो लोकोक्ति बोल दिया जाता है तो क्या होता है कि उसके लिए फिर आपको अलग से वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी में उसका सारा अर्थ निकल जाता है। ठीक, मुहावरा आपका एक वाक्यांश होता है, लोकोक्ति क्या है, आपका वाक्य है। ठीक, अगला है आपका, मुहावरे जो होते हैं वो लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आपका जो लोकोक्ति होता है इसका प्रयोग प्रायः अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। ठीक, अगला है, मुहावरा फल से संबंध नहीं रखता है, जो आपका लोकोक्ति होता है वो फल से संबंध रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, आपका जो आपका मुहावरा है ये वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे अंधे की लकड़ी। और आपका जो लोकोक्ति होता है ना, ये इसको वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने लोकोक्ति में ही पूरा क्या होता है, इसका अर्थ पूरा निकल जाता है। ठीक, जैसे ये अपने में ही पूर्ण होता है, इसको अगर हम बोलेंगे तो इसका अर्थ जो है इसी लाइन में निकल जाएगा। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी अगर हम मन में हार मान लिए तो हम हार ही गए। अगर हम अपने मन में ही बना लिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम इस चीज को जीत सकते हैं, तो आप जीत लेंगे, यानी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सरल वाक्य किसे कहा जाता है। तो समझिएगा सरल वाक्य क्या है, तो जिस वाक्य में ठीक केवल एक ही क्रिया हो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बना रहा है। ठीक, ये सब आपके क्या है, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। यानी कि आपका संयुक्त वाक्य क्या होता है, इसको स्पष्ट करना है। तो समझिएगा, वह वाक्य ठीक ऐसे वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक यानी जैसे और आदि लेकिन किंतु परंतु इन सब से जुड़े होते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक, संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य होते हैं और ये जो है क्या होते हैं, किन्हीं संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे और आदि लेकिन किंतु परंतु। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मोहन को घर जाना चाहिए। ठीक, ये आपका एक सेंटेंस हो गया, यानी एक वाक्य हो गया। वह नहीं गया, ये क्या हो गया, दूसरा वाक्य हो गया। ये एक वाक्य, ये दूसरा वाक्य, और इन दोनों वाक्यों को जो जोड़ रहा है वो आपका संयोजक शब्द किंतु है। तो यही आपका क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, समझिएगा फिर से। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, वह वाक्य जिसमें दो अथवा दो से अधिक उपवाक्य हो। ठीक, और ये उपवाक्य किसी संयोजक जैसे और आदि लेकिन किंतु परंतु इन सब के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अन अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, यानी अनौपचारिक जहाँ पे औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती, जहाँ पे बच्चे कुछ भी स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर कोई जिस रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो वो केंद्र क्या है, तो वो जो केंद्र होता है शिक्षा का वो घर होता है ना। स्कूल में तो आपको औपचारिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन घर जो है वहां पे हर एक तरह की शिक्षा दी जाती है, चाहे आपका अनौपचारिक हो चाहे आपका औपचारिक हो। आई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र लेखन से होने वाले लाभ बताइए। तो स्वतंत्र लेखन से आपके लाभ बताना है। तो पहला लाभ क्या है, स्वतंत्र लेखन से रचनाकार के अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। ठीक, स्वतंत्र लेखन से क्या होता है कि जो रचनाकार होता है उसकी किस तरह की सोच है, किस तरीके की अभिव्यक्ति है, इन सब कौशलों का विकास होता है। ठीक, अगला है आपका, स्वतंत्र लेखन से रचनाकार में कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र लेखन से रचनाकार लेखक का बौद्धिक विकास होता है। ठीक, स्वतंत्र लेखन से क्या होता है, रचनाकार का जो है बौद्धिक विकास होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र लेखन से रचनाकार या फिर लेखक के कार्य में दक्षता एवं प्रवीणता अधिक आती है। आई बात समझ में। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे जो कि 2018 में पूछा गया है, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखने हैं। तो सभी को पता होगा कि उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। तो देखिएगा, प्र और सु उपसर्ग लगाना है। तो ये आपका प्र उपसर्ग है। ठीक, तो पौत्र में अगर हम प्र लगा देंगे तो आपका शब्द बन जाएगा प्रपौत्र। ठीक, नयन में अगर हम प्र लगा देंगे तो आपका प्रनयन बन जाएगा। सु अगर हम उपसर्ग अवसर में लगा देंगे तो सुअवसर बन जाएगा। अगर हम गंध में सु उपसर्ग लगा देंगे तो आपका सुगंध बन जाएगा। आई बात समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जलद ही होता है, सिंधु होता है, सागर होता है और उदर ही होता है। ठीक, ये आपके क्या है, समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो एक दंत में आपका तत्पुरुष समास है और नील कमल में आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, खाने के दांत और दिखाने के और, इस कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो खाने के दांत और दिखाने के और, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि कहने और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, यानी कथनी और करने में अंतर होता है। इसका वाक्य प्रयोग, कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते हैं किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम पे संपत्ति इकट्ठी करती रहते हैं। और सचमुच क्या है ये, खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे जो कि 2018 में पूछा हुआ है। प्रश्न है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। ठीक, बहुत ही फेमस है, आप लोग अपने स्कूल टाइम में पढ़े होंगे क्योंकि सभी के बुक में कबीरदास जी के दोहे जरूर रहते थे। अगला प्रश्न है, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग कीजिए। तो आपका आवाज उठाना का जो है क्या है अर्थ, विरोध करना। क्या है, विरोध करना। ठीक, तो इसका आपका प्रयोग ये होगा, भ्रष्ट शासकों के विरोध में। ठीक, आवाज उठाना समाज के हित में होता है, यानी कि आवाज उठाना क्या होता है, विरोध करना। ठीक, इसका अर्थ क्या बनेगा, सॉरी इसका प्रयोग क्या बनेगा, वाक्य प्रयोग। तो भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाना क्या है, समाज के हित में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्या अभिप्राय है, इसको बताना है। तो देखिएगा, भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह का एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलते हैं। यानी कि भाषा को बहुत ही ज्यादा रोचक बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए शब्दों का जो समूह होता है उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, वही आपका क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जैसे ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, सॉरी ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के कितने रूप होते हैं? तो क्रिया के जो है 8 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं? तो दो शब्दों के बीच जो विभक्ति होती है उसी को हटाकर एक शब्द रूप कर देना ही समास कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, समास का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कर्म है, यानी कि शब्दों को अच्छे से संक्षिप्त रूप में रखना ही समास का मुख्य कार्य है। जैसे मैं मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारतें देखी, है ना।
तो इस वाक्य में क्या है कि गगन को चूमने वाली शब्दों के स्थान पर यदि एक सामासिक शब्द गगनचुंबी प्रयोग करे तो वाक्य क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा, नहीं वाक्य छोटा भी हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। जैसे कि मैं मुंबई में गगन को चूमने वाली इमारत देखी, तो ये जो गगन को चूमने वाली, इसके लिए एक शब्द आपका गगनचुंबी प्रयोग हो जा रहा है, तो यही आपका समास होता है ना। इससे जब इसको हम छोटा कर देंगे तो हमारा वाक्य भी छोटा हो जाएगा और वाक्य सुंदर भी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा फिर, मैंने मुंबई में गगनचुंबी इमारतें देखी, यही आपके समास का मुख्य कार्य होता है। तो देखिएगा लगभग सिर्फ और सिर्फ आपके 75 क्वेश्चन थे, जिसको हमने 2 क्लास में कंप्लीट किया है। आई बात समझ में। कल से हम लघु उत्तरी प्रश्नों को करेंगे और आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि टफ बिल्कुल नहीं है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ 1-2 बार रिवीजन करिएगा। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी है कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है, और जो प्रश्न मैंने आपको 2 दिए हैं उसका उत्तर अगर आप देंगे तो हमें लगेगा कि हाँ बच्चे एक्टिव है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमें भी आइडिया मिलेगा कि हाँ कौन बच्चा कितना एक्टिव है। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।